नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल। आज फिर मैं आपको अपनी ही लिखी एक और कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी मैंने लिखी है, लेकिन कहानियां मेरी नहीं है। ये कहानियां न्यूज़ रूम से निकली हैं, कुछ तजुर्बों से निकली हैं, कुछ अपने साथियों से निकली हैं, अलग अलग जगह से ये कहानियां निकली हैं। उनको मैंने एक सिरे में पिरो दिया है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है आई लव यू। बस अपनी रफ्तार से जा रही थी। वॉकमैन पर मैं गाने सुन रहा था। मेरी मंजिल स्वामी जी का आश्रम थी। स्वामी जी का आश्रम गंगा के किनारे स्थित है, जहां हर साल गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां आते हैं। मेरा मकसद स्वामी जी से मिलना नहीं था, ना मैं उनका भक्त हूं। मेरा मकसद तो अपने एक दोस्त से मिलना था, उससे अपने दिल की बात कहनी थी। वो बात जो मैं कई साल की कोशिश के बाद भी नहीं कह पाया था। मुझे लगा था कि शायद यहां मैं उससे वो बात कह सकूं। अचानक मैंने नोटिस किया कि बस में बैठी एक लड़की लगातार मुझे देखे जा रही है। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, शायद किसी और की तरफ उसका ध्यान होगा। मैंने उसे अपनी ओर देखता देखकर भी अनदेखा कर दिया। कई घंटे के सफर के बाद बस एक जगह रुकी। ये यूपी टूरिज्म का एक मिडवे सेंटर था। यहाँ रेस्टोरेंट और बार था। सभी यात्री बस से उतर गए। किसी ने चाय कॉफी ली, किसी ने कुछ और खाया। सबने ऑर्डर करना शुरू किया। मैंने बियर का ऑर्डर किया और लंच किया। फिर वापस आकर हम अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने नोटिस किया कि वो लड़की अपनी सीट बदलकर मेरे करीब वाली एक सीट पर आकर बैठ गई है। अब तकरीबन घंटे भर के सफर के बाद ही हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। स्वामी जी का आश्रम काफी बड़ा था। सबके रुकने की व्यवस्था उसके अंदर ही थी। वहीं एक कमरे में अपना बैग रखकर मैं बाहर आ गया। मेरा मकसद उस साथी की तलाश था जिसे मुझे कुछ कहना था। यहां इतनी दूर मैं ये सोच कर आया था कि चाहे जो हो, इस बार मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगा। इश्क में डूबे आशिक को अंजाम की परवाह भला कब होती है। मैं उस खूबसूरत दोस्त की तलाश में भीड़ में भटक रहा था, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बावजूद मैं उसकी तलाश में नाकाम रहा। थक कर मैं एक पेड़ के नीचे रुक गया। सामने के एक स्टेज पर भजन गाए जा रहे थे। गुरु पूर्णिमा का चांद आसमान में था। चांदनी दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई स्वामी जी की भक्ति में लीन था, सिवाय मेरे, जिसकी भक्ति किसी और के प्रति थी। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे जैसा दीवाना वहां एक और भी था। मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने आगे का एक्शन सोच ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे करीब कोई आकर खड़ा हो गया है। मैंने देखा तो पाया कि मेरे करीब आने वाला कोई और नहीं, वही लड़की थी जो बस में मुझे लगातार न जाने कैसी नजरों से देखे जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। बोली, हेलो, मैं प्रिया। मेरा नाम सुनील है, सुनील त्रिपाठी। लगता है आप यहां पहली बार आए हैं, उसने कहा। कैसे जाना? अगर आप पहले यहां आ चुके होते तो इस वक्त इस जगह पर नहीं खड़े होते। तो मैं कहां खड़ा होता? मैंने उसकी बातों का आनंद लेते हुए कहा। आप ही बता दीजिए कि मुझे कहां होना चाहिए था। चलिए मेरे साथ, कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। मध्यम कद की, सांवली सलोनी रंगत वाली इस आकर्षक लड़की का दुस्साहस देख मैं हैरान था। हम पहली बार मिल रहे थे। ज्यादा बात भी नहीं हुई थी। एक तरह से हम एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, और वो मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे ले जा रही थी। हजारों की भीड़ से बेपरवाह मुझे खींचते हुए वो कच्चे रास्तों से लेकर गंगा के किनारे बने एक छोटे से चबूतरे पर ले आई। इस जगह पर कोई नहीं था, सिर्फ 2-4 पेड़ थे, और उन पेड़ के नीचे कुछ बेंचें पड़ी थी जो कि खाली थी। इनमें से एक बेंच पर
हम बैठ गए। सामने बहती कल कल गंगा, आसमान में फैली चांदनी, मैं और वो, और कोई नहीं। दूर तक फैला सन्नाटा, सिर्फ पानी के बहने की आवाज। उस इलाके के सूनेपन से मुझे घबराहट हो रही थी। मैं एक अनजान लड़की के साथ इस बेंच पर क्या कर रहा हूं? क्यों हूं मैं यहां? ये लड़की कौन है? मैं तो ये जानता भी नहीं हूं। 4 घंटे की बस यात्रा के अलावा हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी जाना नहीं। 1990 में इस तरह की बात मैं सोच भी नहीं सकता था। यह घटना या इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। 21 साल की जिंदगी में मैं किसी लड़की के साथ कभी अकेले इस तरह रहा भी नहीं था, और अब पहली बार ऐसी किसी लड़की का साथ था जिससे मैं चंद घंटों पहले तक मिला भी नहीं था। मेरे होश और हवास गुम करने के लिए यह बात काफी थी। पता नहीं उसने कुछ भांप लिया था या मेरी सोच को पढ़ लिया। मुझे चुप देखकर उसने पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहूं? ये चांद है या तुम्हारा चेहरा? ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है? बेसाख्ता मैंने बच्चन साहब का इस्तेमाल किया और यह वाक्य मेरे मुंह से निकल गया। अब हवा भी वहां चल रही थी, गंगा का किनारा भी था, आसमान में पूरा चांद भी था। मुझे कुछ और सूझा नहीं सिवाय अमिताभ बच्चन के। वह हंस पड़ी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, बोलते रहिए। कहते हुए उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने भी हटने की कोई कोशिश नहीं की। न जाने क्या क्या बातें हम करते रहे। काफी वक्त गुजर गया। अचानक किसी की आवाज ने हमारी बातों में खलल डाल दिया। देखा तो प्रिया के पिताजी थे। उनको मैं बस में देख चुका था। उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने प्रिया को देखते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम यहीं होगी। मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा, ये इसकी फेवरेट जगह है, यहां आती है तो हमेशा यहीं आकर बैठ जाती है, तुमको भी लगता है यही खींच के लाई है? मैंने कहा जी। प्रिया के पिताजी मुझे देखकर हैरान हुए हों ऐसा कुछ उनसे लगा नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने खाना खाया। मेरे इनकार करने पर वो मुझे अपने साथ खाना खिलाने ले गए। हम सब ने एक साथ खाना खाया। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली मुलाकात मेरी प्रिया से अब बस में ही हुई। मैं ड्राइवर के साइड में जो सबसे लंबी वाली सीट होती है, पुरानी जो बसें होती थी, वो ड्राइवर बैठता था, उसके सामने एक सामने सीट होती थी जो ड्राइवर की फेसिंग होती थी। मैं वहां बैठा था दरवाजे के ठीक किनारे, और प्रिया अपनी सीट बदलकर ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर आ गई थी। जाहिर था हम दोनों अब एक दूसरे को आमने सामने देख सकते थे। प्रिया लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैं कभी वॉकमैन पर गाने सुनता, कभी आंखें बंद कर लेता। आंखें खोलता तो प्रिया की नजरें खुद पर पाता, मुस्कुराते हो। मैं नोटिस कर चुका था कि बस के कई लोगों की नजर में हमारा यह खेल आ चुका था, लेकिन प्रिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 4 घंटे के बाद हमारी बस शहर में प्रवेश कर गई। पहले ही स्टॉप पर प्रिया का परिवार उतरने लगा। प्रिया सबसे पीछे थी, छोटे भाई, मां और पिता के पीछे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली पर कुछ रख दिया, फिर अपने हाथों से मेरी मुट्ठी बंद कर दी। अपना चेहरा मेरे करीब लाई, कान के पास आकर बोली, आई लव यू। इसके बाद वो मुस्कुराती हुई बस से उतरकर चली गई। मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो गले में पहनने वाली एक चेन थी जिसमें दिल के आकार का लॉकेट लगा हुआ था। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे कोई तोहफा दिया था और मुझसे कहा था आई लव यू। जो बात कहने में मुझे सालों लग चुके थे, एक लड़की ने कुछ घंटों के सफर में एक अनजाने लड़के को बोल दिया था आई लव यू, बगैर ये सोचे कि शायद हमारी अगली मुलाकात कभी होगी भी या नहीं। ना तो प्रिया ने मुझसे मेरे घर के बारे में पूछा था, ना मैंने प्रिया का घर जाना था। इतना जरूर पता था कि वो अभी स्कूल में पढ़ रही है। इस साल वो 12वीं का एग्जाम दे रही थी, जबकि मैं नौकरी खोजने की कोशिश कर रहा था। कई बरस बीत गए, प्रिया से मिले, मैं उसको भूल चुका था। ये कहना भी सही था कि मेरी याद में वो कभी थी ही नहीं। वो बस एक खुशनुमा हवा का झोंका थी जो मुझे ये सिखा कर गई थी कि अपने दिल की बात कहने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जो दिल में आए कह देना चाहिए।
नौकरी की तलाश करते करते मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता पकड़ लिया। मैं पत्रकार बन गया। पहले बरेली, फिर दिल्ली चला गया। जिंदगी बेहतरीन कट रही थी। मैं अपने काम से खुश था। उसी दौरान एक दिन मैं बरेली आया हुआ था कि अचानक मुझे किसी को फोन करने की जरूरत आन पड़ी। उस जमाने में मोबाइल नहीं था और लैंडलाइन भी बहुत कम थे। मैं फोन करने के लिए पीसीओ पर आया मार्केट में। पीसीओ पर पहुंचकर जैसे ही मैंने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, ठीक उसी वक्त एक और हाथ आगे बढ़ा और उसने मुझसे पहले फोन उठा लिया। मैंने देखा उस हाथ में कोहनी तक मेहंदी लगी हुई थी। मैंने अपना चेहरा घुमाया तो देखा कि सामने प्रिया खड़ी थी। उसके साथ एक लड़का था जो शायद उसका पति था। हम दोनों की नजरें मिली। प्रिया की नजरों में इस बार कोई भाव नहीं था, लेकिन वो नजर मुझ पर कुछ देर के लिए रुक गई, ठिठक गई। पर बगैर कोई भाव अपने चेहरे पर लाए उसने अपना फोन लगाया, जो कानपुर शहर में लगाया था। उधर से जो भी था उसने इतना ही कहा कि मम्मी, हम पहुंच गए, हम अच्छे से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जी मम्मी जी, जी 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 कहकर उसने फोन रख दिया। उसने पीसीओ वाले को पैसे दिए। बगैर मेरी तरफ देखे वो मुड़ी और अपने पति के साथ हमेशा के लिए चली गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे कुछ कह पाता। इस बार प्रिया ने भी कोई कोशिश नहीं की। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है। प्रिया से मेरी मुलाकात एक बार फिर हुई। इस बार जगह थी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। मैं भाई दूज के दिन अपनी बहन के पास लखनऊ गया था। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली शताब्दी का इंतजार करते हुए मुझे एक बेंच पर बैठी प्रिया दिखाई दी। उसकी गोद में इस बार एक छोटा सा बच्चा था। मुश्किल से 1 साल की उसकी उम्र होगी। उसका पति साथ में था। इस बार हम दोनों की नजरें मिली। मेरी तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर पाते, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई। वो अपने पति के साथ अपनी सीट की तलाश में डिब्बे की तरफ बढ़ गई और मैं अपनी सीट की